Hello guys, welcome back to my channel. My name is Gurleen Kaur. सो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे राइज़ ऑफ रीजनल स्टेट्स के बारे में, जिसमें हमने सक्सेसर स्टेट्स के बारे में पढ़ा, इंडिपेंडेंट किंगडम्स के बारे में पढ़ा और न्यू स्टेट्स में हमने जो ये टॉपिक है वो स्टार्ट कर लिया था। सक्सेसर स्टेट्स में हमने बंगाल, हैदराबाद एंड अवध के बारे में स्टडी किया। इंडिपेंडेंट किंगडम में मैसूर, केरला एंड राजपूत्स के बारे में देखा। न्यू स्टेट्स में हम मराठास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज से हम सिखों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद हमने सिर्फ जाट्स के बारे में देखना है। उससे हमारा जो ये रीजनल स्टेट्स थे जितने भी जो मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद एमर्ज हुए थे, वो हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये न्यू स्टेट्स में हमने मराठास, सिखों एंड जाट्स के बारे में देखना था, जिसमें से हम मराठा एम्पायर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप बैक में जाके जो ये मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद हमने सक्सेशन आफ्टर शिवाजी ये सारा कुछ पढ़ा। देन पेशवा एरा के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट एंड बालाजी बाजीराव के बारे में भी स्टडी किया। आज से हम पढ़ेंगे सिखों के बारे में। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि मुग़ल एम्पायर जो है उसको हम मिडीवल इंडिया में पढ़ते हैं, लेकिन जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है इसमें हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में देखा करते हैं यूजुअली। बट बीच में जो चीज़ें होती हैं, ऐसे तो नहीं कि मुग़ल एकदम से चले गए और जो यूरोपियंस थे वो एकदम से आ गए, नहीं, सारी चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे हुई थी। इसीलिए मैंने जो ये मुग़ल एम्पायर का टाइम है वो तो मैं मिडीवल हिस्ट्री में कवर करवाऊंगी, जब वो मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट वो मैं सीरीज़ स्टार्ट करूंगी। लेकिन जो ये मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है इसमें हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस तो देखेंगे, वो तो पढ़ना ही है बिकॉज़ वहीं से स्टार्टिंग है। लेकिन उससे पहले मैंने आपका एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया है कि जब अर्ली मुग़ल रूलर्स थे, जो मेन मुग़ल रूलर्स थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, इनके बाद जो लेटर मुग़ल रूलर्स आए, कैसे उनके टाइम में चीज़ें वीक पड़ गई और धीरे धीरे करके जो मुग़ल एम्पायर था वो डिक्लाइन कर गया। उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। फिर हमने देखा कि जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था तो कितने सारे रीजनल स्टेट्स जो थे वो एमर्ज हुए थे, उनके बारे में भी हमने स्टडी कर ली है। ठीक है। अब जब ये टॉपिक रीजनल स्टेट्स में जो ये न्यू स्टेट्स का टॉपिक है जिसमें हमें मराठा, सिख, जाट कवर करने हैं, इसमें हमने मराठा कर लिया है। सिखों और जाट्स में सिख और जाट के ऊपर एक दो वीडियो आएगी। उसके बाद हम फाइनली फिर जो ये पूरी रीजनल स्टेट्स हैं इनकी नेचर और लिमिटेशंस देख लेंगे। देन ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। उसके बाद से हम फाइनली अराइवल और यूरोपियंस के बारे में स्टडी करेंगे। बिकॉज यूजुअली मैंने वीडियोस देखी हैं लोगों की कि वो बीच का नहीं बताते क्या होता है, वो सीधा ना छलांग लगाते हैं कि हाँ यूरोपियंस आए, पोर्चुगीज़ आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन कैसे आए, कैसे उस चीज़ की शुरुआत हुई, बैकग्राउंड में क्या चीज़ें थी, ठीक है, वो जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मैंने कवर करवा दिया है। आज हम पढ़ते हैं सिखों के बारे में, राइट। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। सिखों में महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में आपने सुना होगा, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिखों में यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, ये गोल्डन टेम्पल की पिक्चर है, जो कि आप जानते ही होंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सिखों के बारे में। देखो, जो सिखिज़म था उसको फाउंड किया था गुरु नानक देव जी ने एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। ठीक है। जो सिखिज़म था इसको डेवलप किया गया था फ्रॉम द स्पिरिचुअल टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने जो भी अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स दी वहाँ से सिखिज़म की शुरुआत हुई। और उनके बाद हम देखेंगे कि कैसे 9 सिख गुरु आए जो इस धर्म को आगे लेकर गए। जो 10th गुरु थे वो थे गुरु गोबिंद सिंह जी।
ठीक है। और वो जो थे वो सबसे लास्ट गुरु थे। उनके बाद जो ये गुरु बनने का जो प्रथा थी वो ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लाइन ऑफ ह्यूमन गुरुज, ब्रिंगिंग अ क्लोज द लाइन ऑफ ह्यूमन गुरुज एंड एस्टेब्लिशिंग द स्क्रिप्चर एज लास्ट इंटरनली लिविंग गुरु, अ स्पिरिचुअल गाइड फॉर सिख। पहले 10 गुरु जो थे, हम उनके बारे में देखेंगे। जो लास्ट गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके जाने के बाद जो ह्यूमन फॉर्म में सिख गुरुओं की प्रथा थी वो ख़त्म कर दी गई थी। ऐसा बोल दिया गया था कि अब से जो सिख होंगे वो अपना गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब जो कि एक सिख स्क्रिप्चर है, उसको ही मानेंगे और उसमें लिखी हुई बातों को अपनी जीवन में फॉलो करेंगे। अब से ह्यूमन फॉर्म में कोई भी गुरु नहीं होगा, ठीक है। सो जो सिख थे इनकी, अब देखो जब गुरु नानक देव जी से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, तब जो सिख थे वो मतलब मिलिटेंट में नहीं बदले थे। लाइक उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए, जस्ट स्पिरिचुअल टीचिंग थी और कुछ नहीं था। लेकिन जो सिखों को मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी में चेंज किया, दैट वाज स्टार्टेड बाय गुरु हरगोबिंद सिंह जी। मोस्टली मैंने ये भी देखा है, लोग ये सोचते हैं कि नहीं इसको गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट किया। नहीं, गुरु गोबिंद सिंह जी से पहले इस चीज़ को गुरु हरगोबिंद जी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उसके पीछे भी एक रीज़न था, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद लेटर गुरु गोबिंद सिंह जी की गाइडेंस के अंदर जो कि लास्ट सिख गुरु थे, जो सिख पीपल हैं, दे बिकम पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। लाइक हरगोबिंद गुरु जी ने, गुरु हरगोबिंद जी ने सब कुछ स्टार्ट करवा दिया था। उसको एक कॉन्क्रीट शेप देना, वो जो काम है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु थे, जो कि मोस्टली आपको पता ही होगा। उनका जो जन्म था वो 15 अप्रैल को हुआ था एट राय भोई की तलवंडी। ये जो प्लेस है इसको ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और उन्होंने अपनी लाइफ में 4 लेंदी जर्नीज़ जो थी वो भी की थी। मैं एक बात और बता दूं, शायद वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, आपको पता है कि 2 पंजाब हैं। एक को हम चढ़ता पंजाब बोलते हैं, एक को हम लहता, लाइक पंजाबी में बोलते हैं चढ़दा पंजाब ते लहंदा पंजाब, ठीक है। तो जेड़ा लहंदा पंजाब है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है, वहाँ पर जो रावी नदी है ना, उसके किनारे एक गांव है करतारपुर। वहीं पर फिर जो गुरु नानक देव जी हैं वो अपने लास्ट के दिनों में सेटल हुए और वहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, राइट। इसीलिए सिखिज़म में उस जगह को होली प्लेस जो है वो कंसिडर्ड किया जाता है। और आपको पता भी है कि वहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर बना रखा है, जिससे एक मतलब लाइक रास्ता बना रखा है जिससे इंडिया के जो सिख हैं वो पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है वहाँ पर विज़िट कर सकें, राइट। बिकॉज़ सिखों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने बहुत सारी लेंदी जर्नीज़ की थी। इवन सबसे ज़्यादा जर्नी मेरे ख्याल मेरे आप चेक कर सकते हो नेट पे, गुरु नानक देव जी ही द मोस्ट ट्रेवल्ड पर्सन है, आई थिंक। मुझे लगता है आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। इन्होंने 4 लेंदी जर्नीज़ जिनको हम उदासीज बोलते हैं, राइट, वो की थी ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में। ये बहुत सारे प्लेसेस को इन्होंने विज़िट भी किया था, पूरी, बनारस, हरिद्वार, साइक्लोन श्रीलंका को बोलते हैं, मक्का, मदीना, बगदाद। उन्होंने गुरु का लंगर इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया। इसके बारे में भी आपको पता है, एक कॉमन किचन होता है जहाँ पर हर बंदा बैठ के खाना खा सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट ही और शी बिलोंग्स टू, ठीक है। तो कोई किसी भी कास्ट का हो, कोई भेदभाव नहीं होता, रिच हो, पुअर हो, जैसा भी हो, सभी इकट्ठे बैठ के नीचे लंगर जो है वो खाते हैं। और ये जो चीज़ थी ये गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट की थी, ठीक है।
ये एक्चुअली गुरु का लंगर जो प्रथा थी ये इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी एज अ लाइक टू इंट्रोड्यूस चैरिटी एंड अ फीलिंग ऑफ फिलेंथ्रोपिस्ट अमंग सिक्स, कि लोगों में चैरिटी की, दान पुण्य की जो भावना है वो आए, राइट। और ये चीज़ आज भी आप देखते हो कि सिख जो हैं वो जगह जगह लंगर लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो उन सिख लोगों को एज अ पॉजिटिव पीपल जो है वो दिखाती है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि गुरुजी जो थे उन्होंने जपजी साहिब जो कि मॉर्निंग प्रेयर होती है सिखों की उसको कंपोज किया था। उसके अलावा आसा दीवार, बारहमाहा, सिद्ध गोष्ठ, ओंकार, ये सभी जो वानियाँ हैं ये इन्होंने कंपोज की थी और ये सभी वानियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ जी, इन्होंने जो इक्वालिटी ऑफ वुमेन है उसके ऊपर एम्फसाइज किया, रिजेक्टेड द पाथ ऑफ रिनंसिएशन एंड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। इन्होंने बोला था, देखो आपको पता था कि जब गुरु नानक देव जी ने सिखिज़्म की शुरुआत की उससे पहले इवन आज भी आप देखते हो कि कास्ट सिस्टम जो है वो कितना रिजिड है अभी भी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे। चलो अभी थोड़ा बदलाव आ गया लेकिन उस टाइम पे कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था। उसमें हिंदूज़ जो थे उनको ये कहा जाता था, या ये चीज़ मानते थे कि अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए उस बंदे को जो ये सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ हैं, जो वर्ल्डली पोजेशंस हैं, इन सबको जो है छोड़ना पड़ेगा और तभी वो बंदा जो है वो आराम से भगवान को मतलब प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर किसी को भगवान को पाना है तो वो आप गृहस्थ जीवन में भी रहकर पा सकते हो। उसके लिए आपको इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप जंगलों में चले जाओ बस फिर वहीं भक्ति में लगो। आप घर में रह के घर के काम करके फैमिली को देखते हुए भी ये चीज़ कर सकते हो, तब भी आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो वेदास की अथॉरिटीज़ थी, जो वेद में चीज़ें लिखी हुई थी उनको भी रिजेक्ट किया। उन्होंने एम्फसाइज किया वननेस ऑफ गॉड, कि भगवान एक है, राइट। ही इज़ इन द वेरियस फॉर्म बट एट द एंड भगवान एक ही है, उसके सिर्फ रूप अलग है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हुक्म इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑल लाइफ, द होल क्रिएशन डिपेंड्स ऑन हुक्म फॉर गॉड्स विल। उन्होंने बोला था हुक्म का मतलब क्या होता है? हुक्म का मतलब होता है कमांड या ऑर्डर। उन्होंने बोला था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो चल रही हैं वो या जो भी चीज़ें क्रिएट की गई हैं वो गॉड की मर्ज़ी से हुई हैं, राइट। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। ही और शी जो भी उसका रूप है वो ही क्रिएटर है और उसके हुक्म के बिना कोई भी चीज़ नहीं होती, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला था कि हौमे द सेंस ऑफ आई एमनेस, कई लोगों के बीच में आपने देखा है हौमे होती है, अहंकार होता है, कि आई एमनेस होती है कि मैं ही हूँ जो, दूसरा तो कोई कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने बोला था कि अगर किसी बंदे में ये सारी चीज़ें हैं तो वो बंदा सफ़र करेगा। किन चीज़ उस मतलब वो सफ़र करेगा और वो चीज़ उसको किसकी तरफ लेके जाएगी? 5 इविल्स की तरफ, 5 बुरी चीज़ों की तरफ लेके जाएगी। वो 5 बुरी चीज़ें की थी, क्या थी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार। काम होता है लस्ट, क्रोध मीन्स एंगर, लोभ मीन्स ग्रीड, मोह मीन्स अटैचमेंट एंड हंकार मीन्स प्राइड, ठीक है। तो हमें कभी भी अपने अंदर आई एमनेस नहीं रखनी है। अगर ये नहीं रखेंगे तो ऑब्वियस है हम ये 5 जो इविल्स हैं उनसे छुटकारा पा लेंगे। उन्होंने बोला था कि अगर किसी बंदे को सच जानना है तो उसको लाइक ट्रूथ जानना है, मतलब कि भगवान की प्राप्ति करनी है, कि सच जानना है, तो उसको ये जो सेंस ऑफ हॉमी है, आई एमनेस है, इसको छोड़ना पड़ेगा। गुरुजी ने ये भी बोला था कि सभी बंदे जो हैं वो गॉड की अपनी क्रिएशन है। ये जो कास्ट वगैरह है ये सब कुछ फॉल्स है। ये जो आपको वर्ल्डली टाइटल्स मिली हुई हैं, वर्ल्डली पोजेशंस मिली हुई हैं, ये सब कुछ फॉल्स है। एक सुप्रीम लॉर्ड है, राइट, और उसी ने सभी को जो है सस्टेन करके रखा हुआ है। और गुरु नानक देव जी जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे बाबर के, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट गुरु जी के बारे में। नेक्स्ट गुरु थे गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी जो थे वो 10 गुरुओं में से दूसरे नंबर पर आते थे। सब पहले वो डिवोटी थे गॉडेस दुर्गा के। उन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट जो थी उसको इन्वेंट किया था। आपको पता है कि जैसे कि हिंदी लैंग्वेज है उसकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज़ देवनागरी, इंग्लिश की रोमन है। तो ऐसे ही जो पंजाबी हम लिखते हैं वो गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। सो दैट वाज इन्वेंटेड बाय गुरु अंगद देव जी। उन्होंने फिज़िकल फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा बोला कि फ़िज़िकल फिटनेस जो है हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए। सो ही स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ मल अखाड़ा। उन्होंने मल अखाड़ा स्टार्ट किया। मल अखाड़ा क्या होता है? मल अखाड़ा लाइक इट्स अ रेसलर पिट, इट्स अ रेसलर्स पिट, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो रेसलर्स हैं वो आपस में जो है वो फाइट करते हैं, राइट। सो ये चीज़ जो थी गुरु अंगद देव जी ने स्टार्ट की थी। इवन वो रेगुलर कैंपेन्स भी करवाते थे अगेंस्ट जो ये इंटॉक्सिकेंट्स हैं, बुरी चीज़ें हैं, शराब वगैरह, कोई भी नशा और जो सोशल इवल है उनके खिलाफ वो कैंपेन करवाते थे। और बच्चों को वो बच्चों को वो गुरमुखी लेटर भी लिखने सिखाते थे, ठीक है। आगे फर्दर इन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर जो था उसको स्ट्रेंथन किया। जो मुग़ल एम्परर हुमायूं थे वो भी इनको मिलने आए थे आफ्टर हिज डिफीट एट द हैंड्स ऑफ शेर शाह सूरी। जब हुमायूं जो था वो शेर शाह सूरी के हाथों हार गया था, तो वापस उसको हराने के लिए वो गुरु अंगद देव जी के पास आया और उनसे जो है वो आशीर्वाद लिया ताकि उसको दोबारा थ्रोन मिल सके। और गुरु अंगद देव जी जो थे उन्होंने गुरु नानक देव जी की लाइफ के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे वो सब इकट्ठे किए और उनकी जो फर्स्ट जन्म साखी थी वो लिखी, और जिसको लाइफ स्टोरी ऑफ गुरु नानक देव जी भी के नाम से आप लाइक ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। बस आपको इतना याद रखना है, पहली जन्म साखी मतलब लाइफ स्टोरी ऑफ गुरु नानक देव जी वो इन्होंने लिखी। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु अमरदास जी के बारे में। गुरु अमरदास जी जो थे वो कट्टर वैश्वनाइट थे। आपको पता है वैश्वनाइट वो लोग होते हैं जो विष्णु जी को बहुत मानते हैं, और वो डेली जो थे हरिद्वार भी जाते थे वहाँ सैक्रेड वाटर में बात करने के लिए। उन्होंने जो आनंद कारज है उसको इंट्रोड्यूस किया। आनंद कारज आपको पता है जैसे आप हिंदू में बोलते हो ना फेरे होते हैं, वैसे सिखों में आनंद कारज होते हैं। आनंद कारज में आप गुरुद्वारे में जाते हो और गुरु ग्रंथ साहिब के आस पास लाइक सर्कल फॉर्म में आप घूमते हो, ठीक है, उसको आनंद कारज बोलते हैं। सो वो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। इन्होंने स्पेशल अटेंशन दी थी टू द एमेलियोरेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ विमेन, मतलब कि विमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। बिकॉज आपको पता है उस टाइम सती प्रथा, ये पर्दा सिस्टम, ये सारी चीज़ें बहुत थी। इन्होंने जो सती और पर्दा सिस्टम था इसको डिस्करेज किया। सती में आपको पता ही होगा कि अगर किसी लड़की का हस्बैंड मर जाता था तो उसके जो पति की लाश होती थी जब उसको जलाते थे तो उसके ऊपर जिंदा ही लड़की को भी साथ में बिठा दिया जाता था सड़ने के लिए, मरने के लिए। उसके बाद उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ पंगत मस्ट प्रिसीड संगत, विच मीन्स गुरु एक्सपेक्टेड एवरी विजिटर टू पार्टेक ऑफ फूड इन इट बिफोर सिंग हिम। पंगत मतलब पहले पंगत फिर संगत। इसमें संगत का मतलब होता है कॉन्ग्रीगेशन, और पंगत का मतलब होता है एक्ट ऑफ पीपल डाइनिंग टुगेदर, ठीक है। तो उन्होंने जो आइडिया था वो इंट्रोड्यूस किया था कि पहले आप अगर मुझे मिलने आ रहे हो, कोई भी मुझे विज़िट करने आ रहा है, तो मुझे विज़िट करने से पहले वो बंदा जो है फर्स्ट यूनाइट विद एवरीवन, कि सबके साथ यूनाइट होगा, इकट्ठे होगा, इकट्ठे बैठ के खाना खाएगा, लंगर करेगा, ताकि इससे एक इक्वालिटी बनेगी उनमें। देन वो सभी इकट्ठे मेरे पास मिलने के लिए मेरे दरबार में आ सकते हैं, राइट। उसके बाद जो एम्परर अकबर था वो भी उनको गोविंदवाल जो था वहाँ पर एक बार मिलने आया था, और उन्होंने भी, इवन अकबर जो था उस टाइम आप जानते हो कि कितना पावरफुल किंग था, उसने भी ये रूल जो था वो फॉलो किया था गुरुजी से मिलने से पहले, ठीक है। इवन अकबर जो था उन्होंने लाइक जो गुरु अमरदास जी थे ना और गुरु रामदास जी थे जो इनसे अगले वाले गुरु हैं, ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, ठीक है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। और
उसके बाद जो अकबर था उन्होंने लैंड भी दी थी इनको गोल्डन टेम्पल की कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे गुरु रामदास जी के बारे में। ये फोर्थ गुरु थे 10 गुरुओं में से। इनको जेठा भी बोला जाता था। इन्होंने जो सिटी ऑफ अमृतसर है उसको फाउंड किया और बाद में आपको पता है रिलीजियस कैपिटल बनी सिखों की। ये पोइट, यहाँ मैंने पोट लिखा है, यहाँ पर पोइट आएगा। ये काफ़ी अच्छे पोइट थे, राइट। उसके बाद इनकी जो सबसे बेस्ट नोन कॉम्पोजिशन है दैट इज़ लावा। जब आनंद कारज होते हैं ना तब लावा पढ़े जाते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट 4 सेंटेंजा कॉम्पोजिशन है, जो कि जैसे फेरों के वक्त मंत्र पढ़े जाते हैं ना, ऐसे जब आनंद कारज होते हैं तो उस टाइम लावा पढ़े जाते हैं, ठीक है। वेन कपल सरकम्बलेट्स द गुरु ग्रंथ साहिब, जब गुरु ग्रंथ साहिब के आसपास जो कपल है वो घूमता है, ठीक है, तो हर लावा जो है वो गाया जाता है, ठीक है। जैसे हिंदुओं में 7 फेरे होते हैं, सिखों में 4 होते हैं, ठीक है, 4 लावा। और ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, और इन्होंने जो श्री दरबार साहिब है उसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। लेट मी टेल यू, दरबार साहिब, गोल्डन टेम्पल, हरमंदर साहिब, ये तीनों एक ही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु अर्जन देव जी के बारे में। गुरु अर्जन देव जी जो थे वो 10 गुरु में से 5वें गुरु थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट टास्क उन्होंने शुरू किया दैट वाज द कंप्लीशन ऑफ द अमृतसर टैंक। अमृतसर टैंक को कंप्लीट करवाना, वो टास्क इन्होंने लिया। अच्छा, जो गुरु अर्जन देव जी थे वो कंटेम्प्रेरी थे अकबर के भी और जहांगीर के भी, तो ये भी आपने बात याद रखनी है। बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम है गुरु अर्जन देव जी का वो अकबर के एरा में था, अकबर के टाइम में, ठीक है। सो ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद इन्होंने जो ये टाउन है अमृतसर टाउन है इसको भी एक्सटेंड किया। इन्होंने मुस्लिम सूफ़ी मियाँ मीर को बुलाया हरमंदर साहिब की नींव पत्थर रखवाने के लिए, फाउंडेशन स्टोन रखवाने के लिए। जो गुरु अर्जन देव जी थे उन्होंने जो सिखिज़म स्क्रिप्चर था, ठीक है, वो दिया आदि ग्रंथ नोन एज पोथी साहिब। अब गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ दोनों में फ़र्क है। आदि ग्रंथ में पहले सिर्फ 5 गुरुओं की वाणी है, ठीक है, लेकिन फाइनली जब गुरु ग्रंथ साहिब जी तैयार हो गया तो उसमें पहले 5 गुरु और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, और उसके अलावा कुछ पीर फ़कीर, हिंदू पीर फ़कीर, इवन कबीर और बहुत सारे इनकी भी वाणी हैं, ठीक है, वो दैट इज़ गुरु ग्रंथ साहिब। तो आप अगर खुद से इंडिविजुअली सर्च करना चाहते हो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आदि ग्रंथ एंड गुरु ग्रंथ साहिब, वो कर सकते हो, बट मैंने आपको एक बार यहाँ भी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो आदि ग्रंथ है उसमें कॉम्पोजिशन है 4 अच्छा यहाँ मैंने लिखा हुआ है 4 गुरुओं की, ठीक है। पिछले 4 गुरु जो गुरु अर्जन देव जी से पहले आए हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, उनकी और गुरु अर्जन देव जी की खुद की बानियाँ हैं आदि ग्रंथ में, ठीक है। इन्होंने जो सुखमनी साहिब है उसको भी कंपोज किया, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है, इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप सुखमनी साहिब का पाठ कर, बिकॉज आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली, सो मुझे पता है कि अगर आप सुखमनी साहिब का पाठ करते हो तो आपको लाइक इट्स लाइक अ एपिटोम ऑफ पीस, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी और जो चीज़ आप दिल से मांगते हो वो आपको मिल जाती है, राइट। उसके बाद वो ये जो थे फर्स्ट ग्रेट मार्टियर बने थे सिख हिस्ट्री में व्हेन जहांगीर ऑर्डर्ड हिज एग्जीक्यूशन बिकॉज गुरु अर्जन देव जी ब्लेस्ड खुसरो, सो ही वाज आल्सो नोन एज शहीदा दे सरताज। सो लाइन तो मैंने लिखी है सिर्फ 2, लेकिन इसका अपने आप में इसके पीछे एक स्टोरी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सिखों में जो पहले मार्टियर हैं, जो पहले शहीद हैं, वो इनको ही माना जाता है। जब जहांगीर ने इनकी कत्ल के लिए ऑर्डर दिया था बिकॉज अर्जुन देव जी ने खुसरो जो था उसको ब्लेसिंग दी थी। तो आपको क्या लगता है कि किसी को ब्लेसिंग देने से आप उसको मरवा दोगे? तो क्या स्टोरी थी इसके पीछे? एक्चुअली जो जहांगीर था वो डैड था खुसरो का, मतलब खुसरो उसका बेटा था। तो कुछ एक्सपर्ट्स तो ये बोलते हैं कि जहांगीर जो है उसको जो सिखों की डोमिनेंस हो रही थी उससे वो डरता था, इसलिए उसने गुरु अर्जन देव जी को मरवाया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट करने से मना कर दिया था। बट ऑन द अदर साइड कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं
वो ये बोलते हैं कि जो जहांगीर की ये मूव थी दैट वाज टोटली पॉलिटिकल, लाइक इसका रिलीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो जहांगीर था उसके कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे थे अकबर के साथ, ठीक है। तो जो जहांगीर था उसने अपने टाइम में कोशिश की कि वो अकबर के टाइम में कोशिश की कि रिवोल्ट करे, क्योंकि अकबर जो था वो अपने अंतिम दिनों में था, ठीक है। तो जब उसने कोशिश करी रिवोल्ट करने की, इसकी वजह से ना दोनों के बीच, अकबर और उसके बेटे जहांगीर के बीच एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, ठीक है। तो फैक्शन बन गए थे, लाइक बट गए थे दरबार में जो सभी लोग थे। कुछ चाहते थे कि अकबर के रहते ही जहांगीर को गद्दी मिल जाए, बट कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि नहीं, अकबर के जाने के बाद लाइक उसको मिले। लाइक कुछ लोग इवन नाराज़ भी थे कि अगर अकबर के जाने के बाद गद्दी जहांगीर को मिलनी ही है तो भी वो गद्दी को लेकर लाइक इतना क्यूरियस क्यों है, ठीक है। तो एक घटना हुई थी 1592 में, जब अकबर जो था वो काफ़ी बुरी तरह बीमार पड़ गया था, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स लगी थी। तो कुछ कर्टियस जो थे उन्होंने बोल दिया कि जहांगीर ने शायद मिक्स करके दिया है इसके फूड में कुछ इसको, ठीक है, थ्रोन पाने के लिए। अकबर जो था वो अपने जो मंत्रीगण थे, कोर्टियर थे, उनको बहुत ट्रस्ट करता था, और उसने जहांगीर को स्कोल्ड भी किया, डांटा भी, कि तुम्हें लाइक तुम सीट मिल ही जाएगी मेरे मरने के बाद, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, ठीक है। तो ये चीज़ सुन के जो जहांगीर था वो बहुत ज़्यादा लाइक निराश हुआ और वो वहाँ से चला गया। लेकिन रियलिटी में जहांगीर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज़ जब बाद में ट्रूथ जो था वो सामने निकल के आया, ये पता लगा कि जो अकबर था वो बीमार हुआ था, दैट वाज ड्यू टू फूड पॉइजनिंग की वजह से। बट जो हिस्टोरियन है वो इस चीज़ को डीमार्क करते हैं, इस इंसिडेंट को, कि आफ्टर मतलब लाइक इस घटना के बाद जो रिलेशन था बिटवीन अकबर जहांगीर वो डिटोरिएट हो गया। लाइक लेटर जहांगीर जो था उसने क्या किया, क्रिटिसाइज़ भी किया अकबर को ओपनली, ठीक है। सो अब बहुत सारे फैक्शन बन रखे थे। तो कुछ लोग चाहते थे कि जहांगीर जो है वो किंग बने अकबर की डेथ से पहले, बट कुछ फैक्शन जो थे वो ये भी चाहते थे कि जहांगीर नहीं, उसका बेटा खुसरो जो है उसको सीट मिले, ठीक है, अकबर के पोते को। तो मतलब अकबर का जो पोता था, सो खुसरो जो था वो कॉम्पिटिटर था जहांगीर का। खुसरो अपने ही डैड का कॉम्पिटिटर बन गया, बट अकबर जो था ऐसा मतलब कुछ हुआ नहीं, वो कॉम्पिटिटर तो बन गया, लेकिन अकबर ने अपने मरने से पहले जो रॉयल स्वॉर्ड थी, शाही तलवार थी, वो जहांगीर को दे दी और जहांगीर किंग बन गया। बट स्टिल देयर वर सम पीपल हु वर सपोर्टिंग खुसरो कि वो किंग बने, खुसरो किंग बने। सो इस प्रोवोकेशन के कारण खुसरो जो था वो उसको पंप दे रहे थे, वो पंप में आ गया, चढ़ गया, और खुसरो जो था उसने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट जहांगीर। और जब उसने रिवोल्ट किया तो ड्यूरिंग द रिवोल्ट वो गुरु अर्जुन देव जी के पास गया और उनकी ब्लेसिंग ली। गुरु जी ने उसको ब्लेसिंग दे दी, लेकिन गुरु जी के इस आशीर्वाद को जहांगीर जो था उसने गलत इंटरप्ट कर लिया, और उसने सोचा कि ये रिवोल्ट का समर्थन कर दिया है गुरु जी ने, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसने गुरु अर्जुन देव जी को एग्जीक्यूट करवा दिया। यहाँ से फिर आप देखोगे कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है सिखों और मुगलों के बीच में वो स्टार्ट होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बारे में, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन। ये सिखों में 10वें गुरु थे। इनको सोल्जर सेंट के बारे एज अ सोल्जर सेंट भी जाना जाता है। इन्होंने एक स्मॉल आर्मी जो थी वो ऑर्गेनाइज़ की थी, और ये फर्स्ट गुरु बने थे जिन्होंने हथियार उठा लिए थे अपने फेथ को बचाने के लिए। अब देखो, यहाँ से शुरुआत होती है सिखों की इन मिलिटेंट फोर्स, बिकॉज़ इनके पिता को मरवाया था गुरु अर्जन देव जी को, किसने, जहांगीर ने। सो अब आपको लगता है कि अगर किसी के फादर को कोई मरवाए तो बेटा चुप कर जाएगा? नहीं। सो इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें अपने फेथ को बचाने के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। उसके अलावा इन्होंने एक टाउन था कीरतपुर, उसको भी फाउंड किया। यहाँ पर उन्होंने एक गुरुद्वारा भी बनवाया, एक टेंपल भी बनवाया हिंदूज़ के लिए, एंड मुस्लिम्स के लिए एक मॉस्क भी बनवाया, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ मीरी एंड पीरी। मीरी एंड पीरी दो तलवारें थी।
मीरी जो थी वो दिखाती थी पॉलिटिकल पावर को, और पीरी जो थी वो स्पिरिचुअल पावर को शो करती थी। इन्होंने बोला था कि सिखों को ये दोनों तलवारें रखनी चाहिए, जब जो उठानी पड़े वो उठा ली, मतलब अगर धर्म को बचाने के लिए उठानी पड़े तो उठा सकते हैं, ठीक है। और लाइक हर किसी के पास ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हर हर किसी मतलब सिखों के पास। सो उन्होंने जो अमृतसर था वो उसको 45 किलेबंदी करवाई उसकी, वहाँ पर एक फोर्ट्रेस किला बनवाया जिसको लोहगढ़ किला बोलते हैं। और इन्होंने जो थी वो वॉर छेड़ दी जहांगीर और शाहजहाँ के अगेंस्ट, ठीक है। सो गुरु हरगोबिंद जी, यहाँ पता चल रहा है कि जहांगीर और शाहजहाँ के कंटेम्प्रेरी थे। सो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। देन हम पढ़ेंगे गुरु हर राय साहिब जी के बारे में। ये 7th गुरु थे 10 गुरुओं में से। यहाँ पिक्चर भी देख सकते हो गुरु हरगोबिंद सिंह जी की, गुरु हर राय साहिब जी की, ठीक है। तो वो 7th गुरु थे 10 गुरुओं में से। वैसे तो ये मैन ऑफ पीस थे, इनको शांति पसंद थी, लेकिन इन्होंने जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी द्वारा मिलिटेंट फोर्स जो थी वो बनाई गई थी उसको कभी भी डिसबैंड नहीं किया, राइट। इन्होंने शेल्टर दिया था दारा शिकोह को। दारा शिकोह जो था वो एल्डेस्ट सन था शाहजहाँ का, जिसको लेटर बाद में औरंगज़ेब ने मार भी दिया था। क्योंकि पता क्या हुआ था, जब वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हुई थी ना कि गद्दी किसको मिलेगी, तो जो गुरु हर राय जी हैं उन्होंने शेल्टर दे दिया था दारा शिकोह को, ठीक है। सो ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन है ये किसके बीच थी, शाहजहाँ के बेटों के बीच में, ठीक है। एंड जो ये थे दारा शिकोह, ये शेल्टर लेने के लिए गुरु हर राय जी के पास पहुंच गए। बट जब दारा शिकोह को अब उनका उसका बेटा दारा शिकोह का जो भाई था वो औरंगज़ेब भी था, तो जब ये हर राय जी के पास पहुँचे तो दारा शिकोह जो था उसने बाद में कन्फ्रंट किया औरंगज़ेब को, लेकिन जो दारा शिकोह था उसको मार दिया गया औरंगज़ेब के द्वारा, ठीक है। सो ये आपको बात याद रखनी है। और ये हाँ जी, बस यही बात याद रखनी है, मुझे लगा मैंने आगे भी लिखा हुआ है। सो इसको मरवा दिया गया था। सो अब जो गुरु हरराय साहिब जी थे ये मैन ऑफ पीस थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि औरंगज़ेब के साथ इनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। सो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए जो अपना पूरा ध्यान था वो मिशनरी वर्क की तरफ जो था वो डिवोट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे गुरु हरकृष्ण साहिब जी के बारे में। हाँ जी, ये 8th थे और 10th 10 गुरुओं में से 8वें नंबर पर आते थे। ये सबसे छोटे थे, ही वॉज जस्ट 5, ठीक है। जब इनको गुरुगद्दी पे बैठाया गया था तब ये 5 साल के थे। इनको चाइल्ड प्रॉफिट बाला पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको सम्मन किया गया था औरंगज़ेब के द्वारा अंडर द चार्ज ऑफ एंटी इस्लामिक ब्लेसफेमी, ठीक है। इसके चार्जेस जो थे वो इनके ऊपर लगे थे। एंटी ब्लेसफेमी होता है कि लाइक क्राइम ऑफ इंसल्टिंग एनी गॉड और अ रिलीजन, राइट। तो अब आप खुद सोचो कि ये इतने छोटे से थे, इनके ऊपर इतना बड़ा चार्ज जो था वो औरंगज़ेब ने लगा दिया, ठीक है। सो उसके बाद दिल्ली में इनको जो था वो स्मॉल पॉक्स हो गया था। और फिर हाँ जी, बस इतना ही याद रखना है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, अब हम बात करेंगे गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बारे में। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ये गुरु गोबिंद सिंह जी के फादर थे। ये 9th थे 10 गुरुओं में से। इनको हिंद दी चादर भी बोला जाता है। सो वाई ही इज़ नोन एज हिंद दी चादर। आपको हिंद दी चादर का मतलब होता है द शील्ड ऑफ इंडिया, द शील्ड ऑफ इंडिया। एक्चुअली इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए और हिंदू रिलीजन को बचाने के लिए, ठीक है। सो इसलिए इनको हिंद की चादर बोला जाता है। इन्होंने जो औरंगज़ेब था वो हिंदू कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट कर रहा था इस्लाम धर्म में। सो ये जो कन्वर्जन था दैट वाज फोर्स्ड कन्वर्जन, ज़बरदस्ती करवा रहा था। सो इस चीज़ को गुरु तेग बहादुर जी ने अपोज किया।
जिस वजह से उनका सर जो था वो धड़ से काट दिया गया था, ठीक है, ऑन द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब। कहाँ पर? चांदनी चौक ऑफ दिल्ली। और वहाँ पर जहाँ पर ये चीज़ हुई थी वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, ठीक है, दैट इज़ शीसगंज गुरुद्वारा, ठीक है, जो कि सरदार बघेल सिंह थे उनको उन्होंने जो था वो बिल्ट किया था। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में, ठीक है। तो जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे वो 10वें गुरु थे और आखिरी गुरु थे इन ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। इन्होंने जो खालसा था उसको इस्टेब्लिश किया था ऑन 13 मार्च। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, इन्होंने खालसा जो था उसको इस्टेब्लिश किया था 13 मार्च 1699 को। बैसाखी की ओकेजन थी उस दिन। खालसा का मतलब होता है प्योर, शुद्ध। ये एक न्यू सिख ऑर्डर इन्होंने इस्टेब्लिश किया। इसमें इन्होंने बोला था कि जो इनकी खालसा प्यारी फ़ौज होगी वो एक लाइक डिसिप्लिन्ड बॉडी होगी। ये गुरु के अपने सेंट होंगे, अपने सिख होंगे, अपने सोल्जर होंगे, जिसमें वो मैन एंड वीमेन इंक्लूड किए जाएंगे जिनमें करेज होगा, जिनमें डेडिकेशन होगी, और जो गुरु के बनाए हुए कोड हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ इन्होंने इस्टेब्लिश की थी बिफोर इस डेथ। उनकी डेथ से पहले उन्होंने जो ये लाइन थी वो एंड कर दी थी पर्सनल गुरुस की, और जो सक्सेशन थी वो पास कर दी थी टू द होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब जी। आपको पता होगा गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे थे। जो सबसे बड़े थे वो थे साहिबजादा अजीत सिंह जी एंड साहिबजादा जुझार सिंह जी, ठीक है, जिनको मुग़लों के साथ बैटल हुई थी जिनकी, उसमें दोनों मारे गए थे। और मारे नहीं गए, शहीदी इन्होंने प्राप्त की थी आई वुड से। जो सबसे छोटे गुरु थे दोनों, साहिबजादा फ़तेह सिंह एंड साहिबजादा जोरावर सिंह, इनको जो मुग़ल गवर्नर था सरहंद का, ठीक है, उसने एग्जीक्यूट करवा दिया था, ब्रिग्ड अलाइव। देवर ब्रिग्ड अलाइव। उनको छोटे छोटे थे वो, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे, 5-6 साल के, एक 8-9 साल के थे आई थिंक। उनको ज़िंदा दीवार में वो चिनवा दिया गया था, ठीक है। सो जो वज़ीर खान था, ठीक है, फिर बाद में जो वज़ीर खान था उसने वो मुग़ल आर्मी का कमांडर था एक, उसने गुरु जी के ख़िलाफ़ एक आर्मी जो थी वो भेजी, ठीक है। और गुरु जो थे उन्होंने काफ़ी सारी वॉर्स जो हैं वो लड़ी, ठीक है। और फिर बाद में उनके पीछे अफ़गानों को भेज दिया गया, मुग़लों के द्वारा ही उनको मरवाने के लिए, असैसिनेट करने के लिए। और जो ये थे अफ़गान, इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को लाइक चाकू से इनके ऊपर वार किया 2 टाइम्स, और उससे ये मरे नहीं थे, लाइक इन्होंने शहीदी नहीं प्राप्त की, लाइक मरे नहीं थे तभी के तभी। ये लाइक इनको ज़ख़म हो गया था, उसके बाद काफ़ी देर तक ये मतलब लाइक ज़िंदा रहे। फिर थोड़े टाइम बाद इन्होंने जो था वो लाइक ज्योति जो थे समा गए थे, ठीक है। सो आज के जो चैप्टर है इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में देखेंगे, और महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या सिस्टम था, लाइक जब उस टाइम तक, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो आ चुके थे, उनके टाइम में सिख ऑर्डर कैसा था वो हम देखेंगे, और सिख हमारा वहाँ पर कॉन्क्लूड हो जाएगा। देन फाइनली हम जाट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो जाट्स का टॉपिक है दैट इज़ ऑफ लाइक 15 to 20 मिनट्स, इतना ही लेगा वो। और उसमें क्योंकि एक दो और छोटा किंगडम है, रोहिलखंड एंड फर्रुखाबाद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फाइनली हमारा रीजनल स्टेट कवर हो जाएगा। लाइक हमने हर एक रीजनल स्टेट के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, हर एक पे इंडिविजुअल वीडियो है, ठीक है। सब मैंने मैसअप नहीं किया कि एक ही में सब कुछ बता दिया है। और फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ रीजनल स्टेट। उसमें हम जो रीजनल स्टेट्स थी इनका नेचर क्या था, सोसाइटी सेटअप क्या था, इसमें यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता था, कल्चरल प्रैक्टिसेस, और ये सब कुछ वो हम देखेंगे। पोजीशन ऑफ विमेन इन द सोसाइटी, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। सो
उसके बाद फाइनली हम अराइवल ऑफ यूरोपियंस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। फाइनली हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को, जो रियल सेंस में मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर जब आप जाओगे तो हमने जितना भी अब तक बैकग्राउंड तैयार किया है, आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये कौन था, वो कौन था, कि नाम सुने सुने लगेंगे आपको, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much, and do like and subscribe to my channel. Bye bye, we'll meet you in next video.